नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं अवनीश शर्मा जी और वीएन भट्ट जी और हमारे अवनीश शर्मा जी ने कल एक स्टोरी लगाई ज़ोरदार। चलिए उसकी बात करेंगे, उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो कल भट्ट साहब अवनीश शर्मा जी ने एक ज़ोरदार स्टोरी लगाई कि साहब की कॉकरोचेस पे एफआईआर हो रही हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ ये कौन-सी एफआईआर हो रही हैं? बिल्कुल सर। जंतर मंतर पर इनके पूरे ड्रामे के बाद जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ये सारी चीजें निकल के आई, 2800 आपराधिक रिकॉर्ड्स वाले निकल के आए, तो वो जो एफआईआर लॉन्च की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि नहीं साहब, जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री है उनका कोई एफआईआर वापसी वापसी का कोई चक्कर नहीं, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई है। और क्यों नहीं वापस हुई है ये मैं नहीं कह रहा हूं। पहले तो नए एफआईआर जो दर्ज हो रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक भी, जी हाँ, एक भी दर्ज एफआईआर वापस नहीं हुई है। उसकी वजह और उसका मैं आपको सबूत देता हूं। 5 सितंबर को ये नया ड्रामा सड़क पर उतरने का और दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। इनकी दो डिमांड है, बाकी डिमांडों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेन डिमांड है वो दो हैं। पहली डिमांड ये है कि वो कहते हैं कि साहब, जो सरकार के साथ हमारा कथित समझौता हुआ था और जिसके बाद इस तरह का नैरेटिव बन गया था, चाहे वो सरकार के विपक्षी हों चाहे सरकार के समर्थक भी हों, कि सरकार लेट गई, प्रधानमंत्री झुक गए, एक बार फिर ये लोग घुटने टेक दिए, तो एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई है। हमारे एफआईआर वापस नहीं हो रहे हैं और इसके लिए हम मार्च करेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। इसका मतलब ये खुद मान रहे हैं, इन्होंने सबूत दे दिया कि एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई। पहला तो जो दर्ज एफआईआर हैं उनको ये सरकार द्वारा वापस करवाने की क्या प्रक्रिया है सर, आप बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन भारत के संविधान में भारत की धरती पर दर्ज किसी भी एफआईआर को खत्म कराने के लिए, वापस कराने के लिए हमारे यहाँ केवल 3 व्यवस्था है। पहली व्यवस्था है कि कंपाउंडिंग हो जाए उसका, यानी दोनों पक्ष, जिन्होंने एफआईआर कराया है, इस केस में पुलिस है या मान लीजिए कोई प्राइवेट आदमी भी हो, और दूसरा आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, अगर ये दोनों किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं और वहां पर अपने अपने वकीलों के माध्यम से कंपाउंडिंग दाखिल कर दें और कह दें कि साहब, हम दोनों में ये जो वाद विवाद था इसमें हमारा समझौता हो गया है, इसलिए आप जो है इस मुकदमे को निरस्त कर दीजिए, एफआईआर अपने आप क्रैश हो जाएगी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या सौरभ दास, जो कि 2 बार लॉ में फेल हुआ, चलिए तीसरी बार वो जी एक प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो फाइल करने का है प्रावधान, पुराना मेरे ख्याल से 318 सीआरपीसी है क्या है? उसमें यह है कि भई प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल कर सकता है विथड्रॉल के लिए और विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट वो वापस हो सकती है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और ऐसे मुकदमे जिनमें निर्णय आने की संभावना ना हो, जो फ्रिवलस टाइप के हों, जिनमें अत्यधिक समय लगने की और कोई छोटी सज़ा वाले हों, इस टाइप के हैं। इसी पे तो आपको वो ध्यान है, वो टेररिस्ट वाले मुकदमे वापस लेने की अर्ज़ी दी गई थी और वो उस पर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो सीआरपीसी में पहले 482 हुआ करती थी, वो अब बीएनएस में आके हो गई है 523 तो उसके तहत जो है वो आप सॉरी, ये मैं उल्टा बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग का जो है वो आप मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें ये देखा जाता है कि क्या इसमें कोई संभावना बनती है। 467 468 सीआरपीसी हुआ करता था। जी जी जी, तो उस मामले में कम से कम ये जो दर्ज एफआईआर हैं, क्या किसी को उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस जाएगी और कहेगी कि नहीं साहब ठीक है और कंपाउंडिंग कर दीजिए और ये मामला एफआईआर से हटा दीजिए? नहीं, तो ये रास्ता नहीं हो सकता। दूसरा तो क्या रास्ता है जो अवेलेबल है, वो है क्वैश कराना। अब क्वैश कराने के लिए क्या है, किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं, जो कि बीएनएस की अब 528 है, जो पहले सीआरपीसी में 482 हुआ करती थी,
और वहां जाके कहें कि साहब हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी गई है, और कोर्ट को वो कन्विंस करें और दोनों पक्ष में समझौता अगर हो जाए कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद क्वैश हो सकता है एफआईआर। अब मैं यहाँ पूछता हूं कि अगर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हुई है, तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में काकरोच या तिलचट्टा गिरोह का कोई सदस्य एक भी रिट लेके गया? नहीं गया। तीसरा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो कंपाउंडिंग है उसके अलावा क्या है? पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस जब पूरी क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, कह दे कि भाई साहब फलाने के खिलाफ जो है जो एफआईआर हुई थी उसमें हमने हमारे आईओ ने जांच किया, जांच करने के बाद हमें कोई सबूत वगैरह नहीं मिला, तो जैसा अब आप जो है ये क्लोजर रिपोर्ट हमारी है उसके आधार पर वो मुकदमा खत्म, एफआईआर खत्म। ये 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों के अलावा और कौन सा विलक्षण रास्ता है जिसे एफआईआर खत्म कराना चाहते हैं दर्ज एफआईआर को? नहीं है कोई रास्ता। क्या यार लैंड ऑफ लॉ बदल देंगे? हालांकि इनके तेवर से तो यही है। सौरभ दास कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कुछ कहने वाला। तो सड़क पर नारा लगा के नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने लेट के, कूद के, चिल्ला के एफआईआर ये वापस कराएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये 5 तारीख को जो डिमांड लेके जा रहे हैं कि हमको सरकार ने धोखा दिया है, हमारा जो समझौता हुआ था एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई है, वो एफआईआर वापस लिए जाएं, तो ये एक सबूत है। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ एफआईआर हो रहे हैं। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, इस तरह की चीजों में जरा ठंडा करके खाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने दंगा फसाद किया, कोई आंदोलन किया, 6 महीने बाद पुलिस का परवाना आपके पास आया, उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। वो जो एक लड़की जो जिसने सबसे अश्लील टिप्पणी की थी, आज उसकी माँ रो रो के अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है सोशल मीडिया पर, उसका वीडियो टहल रहा है मुंह ढक के, और वो कह रही है मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तुम्हारी बेटी ने कौन सा कांड किया है? एफआईआर वापस नहीं हो रही। अरे नहीं होगी एफआईआर तो दंगा करने वाले आपराधिक रिकॉर्ड वालों को तो छोड़ दीजिए, अभी तक इस तरह की अश्लील और अभद्र टिप्पणियां जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि माफ कर दो, वहां भी एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई है। ये धरातल का सच है, नारे और अपनी जगह है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में मेरी अपनी जानकारी के अनुसार 31 एफआईआर फ्रेश दर्ज की गई है पहचान के, जो कि दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचानने के बाद जो दिल्ली यूपी पुलिस को शेयर किया था। बिहार में भी जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारियां हुई थी, एक भी एफआईआर अभी तक वापस नहीं हुई है। अब लोग कहेंगे कि साहब फिर समझौता कौन सा हुआ था? समझौता नहीं हुआ था। एफआईआर वापस लेने की कोई बात नहीं कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि नहीं साहब, हम किसी के खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो मुकदमे वापस नहीं होंगे। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया। ये बंद कमरे में किस प्रेशर में बैठे हैं, ये अपने दिल का हाल कैसे कहेंगे? लेकिन अब इन्हें अपनी दुकान चलानी है। जिन मास्टर्स से इन्होंने फंडिंग ली है, जिन मास्टर्स के पालतू के रूप में ये सड़क पर उतर के दंगा फसाद कराना चाहते थे, जिसमें कि मैं मानता हूं कि असफल हुए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अगर कोई महाविजय मानता हो तो मानता रहे। हमने सरकारों में क्या क्या इस्तीफे नहीं देखे हैं। मुख्यमंत्री की शक्ल पसंद नहीं आई तो कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी मुख्यमंत्री बदल दिया करते थे, और आज अगर मान लीजिए एक इस्तीफा भी हुआ है तो उसको कोई बड़ी जीत मान लेना और सरकार का झुक जाना। तो मैं तो लोगों से पूछता हूं कि बताएं मुझे, एक भी एफआईआर अगर वापस न होने की बिना पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर सरकार कहां झुकी है, किस तरह से झुकी है? और दूसरी असली चीज, बात तो ये है, हाँ आप कुछ बोल रहे थे सर, मैं ऐड कर लूंगा बाद में जी। ओके, असली बात तो ये है वीरेंद्र नाथ जी, आपने बताया कि साहब की एफआईआर जो है वो सारी हुई और फेशियल रिकॉग्निशन और सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके के विरुद्ध एफआईआर हो गई, और वो भी एक मुस्लिम महिला द्वारा, मुस्लिम महिला टीचर द्वारा। जी, लाहौल विला कुव्वत, क्या हो गया है आजकल के मुसलमानों। और दूसरा, राजस्थान में हमारे भाई लोग जो थे वो गए, वो एक बगरू विधानसभा में, एक मेरे घर से कोई 10 किलोमीटर दूर पे एक प्राथमिक विद्यालय था। उसमें क्या हुआ था कि वो हाईवे जो है उधर से बाईपास निकल रहा था, तो उस बाईपास का उसमें वो आ गया स्कूल। तो स्कूल को बच्चों को वहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर दूर एक बीलवा दूसरा गांव है, वहाँ पे शिफ्ट करने का पहले आदेश हुआ।
गाँव वालों ने कहा नहीं, नहीं आप हमको शिफ्ट मत कीजिए, हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं गाँव में और ये स्कूल को यहीं रखिए और टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हैं बाद में तब तक ये नया स्कूल नहीं बनता है तब तक। तो उन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था कर दी। तो अब ये भाई लोग जो थे, वो ये वहाँ करके गए थे कि साहब की ओर ढूँढा-ढाँड़ा उन्होंने मिला कि ये ऐसा स्कूल है, यहाँ पे ये स्थिति है, चलो करते हैं अपना प्रोग्राम। तो वहाँ लोग तैयार थे। एमएलए बीजेपी के हैं, बगरू विधानसभा है, मेरा घर भी बगरू विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो बगरू वाले जो हैं वो बगरे जवान हैं, बगरे जवान। ऐसे छोटे-मोटे नहीं, बगरू वाले। तो सब वहाँ सेवा पूजा हो गई और एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गई साहब। तो ये भी कारण है कि इन्होंने जो अपना आउटरीच वाला प्रोग्राम था वो बंद करके कहा कि भई हम दिल्ली ही सेफ है हमारे लिए, तो हम दिल्ली ही चलते हैं। जी, वीरेंद्र नाथ जी। सर देखिए ये जो आपका लेफ्ट जिहादी का जो कबाल है, आपने अक्सर सुना है, हम सब जानते हैं कि वेबसाइट को हैक कर लिया गया। ये एक ऐसा जो आपका वोकिज्म है, ये लोगों के माइंड को हैक करता है और आप इससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते। तो और इनको ये बात मालूम है कि अगर यूपी में आएँगे, तो यहाँ योगी बाबा कहेंगे पहले अपना केवाईसी कराओ। तो उसी में सब फँस जाएँगे, सब और ये आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो ये जो स्कूल का मामला है और यूपी में भी ये प्रशासनिक प्रक्रियाएँ आप जानते ही हैं कि किसी गाँव में अगर बच्चे कम हो गए तो उस स्कूल को पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है। यूपी में ऐसा हुआ है और समाजवादी पार्टी और एक नेता है आम आदमी पार्टी का वो हर महीने 2 बार लखनऊ आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ साहब इन्होंने 50,000 स्कूल बंद कर दिए, कभी 25,000 बोलते हैं, 1 लाख टीचरों को हटा दिया। अब यूपी ऐसे स्टेट में आप 1 लाख प्राइमरी टीचरों की अगर नौकरी समाप्त कर देंगे, तो क्या आपको लगता है यूपी का मुख्यमंत्री कोई चैन से बैठ पाएगा? ये इनकी संख्या यूपी में अब करीब-करीब साढ़े 3 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। तो ये सब लोग तो इनकी जो ये लोग नोएडा गए थे, कॉकरोच वाले, वहाँ पे हुँ, इन्होंने कोशिश की थी, इसी बात को उठाया था। तो ये मामला हुँ, आगे बढ़ा नहीं है। तो और ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार यूपी में थी, जब वीपी सिंह, एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह और श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री थे, मैंने विधायकों को देखा है मुख्यमंत्री से एक-एक प्राइमरी स्कूल की भीख माँगते हुए, "अरे साहब एक स्कूल दे दीजिए हमको।" आज सब शिक्षा अभियान जो अटल जी के समय शुरू हुआ था, आज मेरा ख्याल है कि यूपी में सालों पहले 100% सैचुरेशन हो चुका है, अब कहीं नए स्कूल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कांस्टेंट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसमें सुधार की आवश्यकता है, पेयजल नहीं है, टॉयलेट नहीं है या फर्नीचर नहीं है या स्कूलों की बिल्डिंग की स्थिति खराब हो चुकी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये केवल ढूँढते हैं फॉल्ट लाइन जहाँ सरकार को एम्ब्रेस किया जा सके, जहाँ सरकार के लिए शर्मिंदगी पैदा की जा सके और लोगों में गुस्सा पैदा किया जा सके। जयपुर में ये उल्टा पड़ गया। इनकी कम से कम 8-10 कारें के शीशे तोड़े गए और ये ठीक-ठाक पिट भी जाते, लेकिन इनको बचा लिया गया लेकिन अगर ये पिट गए होते या कहीं चोट आ गई होती या हड्डी टूट गई होती, तो इनका विक्टिम कार्ड एकदम खिल गया होता कमल के फूल के तरीके से। तो ऐसी वहाँ पिटाई भी नहीं हुई, लेकिन कारें इनकी तोड़ी गई हैं। तो यूपी में भी जो है और जो हमारे नेताजी हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो इनका इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ये बात तो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ठीक से कही भी जा चुकी है कि जुलाई में जब इनका बवाल दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ था, तो उसको भीड़ और कैडर की आपूर्ति तो समाजवादी पार्टी ने ही की थी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मामले की तलाश में है, यूपी में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और जब मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की जो है का एकदम डिवैल्यूएशन कर दिया। कहा कहा चव इ इ इ या बल्कि रिवैल्यूएशन कर दिया, ₹5400 बना दिया और वो उनके लिए अब उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। और उन्होंने किया था कि इसी इसी बहाने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर में फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यूपी के विधानसभा के पहले। यूपी में कैसे जो है कोई न या के अराउंड वो चाहे E20 का मामला हो, डिलिमिटेशन बिल का मामला हो, एफसीआरए का मामला हो या 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 कास्ट सेंसस में जो जो एक नया जो कॉन्सेप्ट है कि साहब इसमें ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी नहीं है, ताकि ओबीसी कास्ट को जो है इसमें
स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया जा सकता। ड्रॉप डाउन को का प्रोविजन कीजिए और वो कास्ट सेंसस के नाम पे वो एनपीआर बन गया, उसमें करीब 40 क्वेश्चन है। तो अब ये राहुल गांधी और खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मामला उल्टा पड़ गया। अब वो पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो और ये पूरा खेल बदल गया। और फिर इन्होंने E20 का मामला भी उठाया। अब आज का चीनी महंगी चल रहा है, तो सीजेपी के बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, ये काठ की हड्डियां थी और ये जंतर मंतर में जुलाई के महीने में एक बार चढ़ गई और अब इनको उस तरह की सफलता मिलना तो एकदम असंभव है। और इस पे सवाल किए जा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने या केंद्र सरकार ने या गृह मंत्री अमित शाह ने व्हाई दे वर गिविंग सच ए लॉन्ग रोप एट जंतर मंतर इन द मंथ ऑफ जुलाई। इतनी लंबी रस्सी क्यों दी गई? क्यों दिल्ली पुलिस का डीसीपी जाके दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको परमिशन दे आया कि आइए आप यहाँ दर्शन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। प्लस जब आप परमिशन देते हैं तो उस संगठन से 17 पन्ने की अंडरटेकिंग के पे भी सिग्नेचर कराते हैं कि अगर कुछ ऐसा ऐसा होगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। उस अंडरटेकिंग के आधार पर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक हमें जानकारी नहीं है। और ये प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, अब ये आम लोगों की जानकारी में है। तो दिल्ली पुलिस अब तक क्यों खामोश है? जो अंडरटेकिंग दी थी 17 पन्ने की आपके दीपके ने, कॉकरोच पार्टी वालों ने, उसके लिए व्हाई दे आर नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल? आपने कहा था लेकिन हिंसा हो गई और उल्टे राहुल गांधी को ये मौका दे दिया गया कि वो हीरो बन जाएं, युवा के हीरो बन जाएं और विक्टिम कार्ड खेलें। और वो जाके दिल्ली पुलिस वो थाने पे बैठ गए और पैलेट गन के बारे में आप एफआईआर कीजिए। अभी तो और वो जो व्हाइट हेयर वाला जो नेता है कांग्रेस का, वो भी बोल रहा था, उसका नाम क्या आपको याद है? और खेड़ा अश्विनी जी, खेड़ा पेड़ा व्हाइट हेयर वाला पवन नेता। पवन तो खेड़ा उर्फ पेड़ा। हाँ, तो व्हाइट है वाला नेता भी खूब लगातार बोल रहा है। तो लेकिन सरकार की लाठी काम तो कर रही है, धीरे से काम कर रही है। और और अगले महीने ही दिल्ली में ब्रिक्स समिट भी होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, शायद 13-14 सितंबर को है। तो ये जो इनका मार्च है, इसको उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि इनको कहीं न कहीं मौका चाहिए, कैसे दिल्ली में अस्थिरता, अराजकता और हिंसा पैदा की जाए, इसलिए वो उन्होंने इस मार्च की घोषणा की है। तो आई डोंट सी कि दे आर गोइंग नाउ एनी फार अपने इस मामले में। और वो कुछ विशेष अब करने वाले नहीं हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं अभी ये। और राहुल गांधी या कांग्रेस खुल के इनके सपोर्ट में नहीं आए हैं अभी तक। और बल्कि राहुल गांधी ने ही इस पूरे मूवमेंट की लीडरशिप को हाईजैक करने का प्रयास किया, जो उन्होंने दिल्ली के में संसद मार्ग के थाने में जाके प्रदर्शन किया और वहां यहाँ तक कह दिया कि ये अमित शाह का फोटो यहाँ दीवार पे क्यों लगा? क्या ये आपके इंचार्ज है? अब एक लीडर ऑपोजिशन और एक देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह की बात करे, ये भी अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है। तो ये तो सब कुछ करके ये हार गए हैं, लेकिन इनको मुद्दा मिल नहीं रहा है अब आगे बढ़ने का। लेकिन यूपी का मैं अभी भी कहता हूँ कि इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश है। जाति का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, आरक्षण के समर्थन का मामला हो, आरक्षण के विरोध का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, कोई ना कोई इश्यू चाहिए। और अब तो यूजीसी और जो आरक्षण का मामला है, आरक्षण के विरोध का, मुझे लगता है कि यूपी में विशेष करके अपर कास्ट में एक पार्टी बन गई है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, पीपीपी, वैसे यूपी में एक पार्टी बन गई है, परमानेंटली नाराज पार्टी, पीएनपी। लोग नाराज रहते हैं हमेशा, हमेशा परमानेंटली नाराज है सरकार से। ये क्या हो गया? और जबकि यूजीसी में सरकार ने कह दिया है कि हम इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, मामला कोर्ट के विचाराधीन है और उसके ऊपर वो गाइडलाइन ना 2012 की ही ऑपरेशनल है, 2025 की ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में नाराजगी है। तो यूपी में और एक बात और स्पष्ट है, 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम यूपी के में रहे, उससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार का जो भी कल्याणकारी काम है, विकास है, जनता का भलाई है, सब एक तरफ। Ultimately, what counts is that the ruling political narrative on the day, around the time of campaign and polling. क्योंकि आज यूपी में कोई ये बताने को तैयार नहीं है की स्थिति में नहीं है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव को यूपी की जनता ने क्यों सौंप दी? क्या ऐसा चमत्कार किया था अखिलेश यादव ने कि उनको 80 में 37 सीटें मिल गई?
या यूपी की योगी सरकार ने ऐसा क्या जनहित विरोध में कार्य किया था जो बीजेपी की सीटें 80 में घट के 33 पे आ गई, कांग्रेस को कुछ 6 मिल गई, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये नैरेटिव वॉर है कुल मिलाकर के जो है सीजेपी जो जो कर रही है, और इसके निशाने पर यूपी है, पंजाब है, और बाकी 2027 में इलेक्शन हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है, 28 में भी चुनाव है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है। तो अभी चुनाव काफी बचे हुए हैं। तो ये केवल नैरेटिव वॉर है, और नैरेटिव को भले हिंदी में कहा जाता हो विमर्श या आख्यान, लेकिन उसका सीधा मतलब होता है झूठ कितना ज्यादा आप बोल सकते हैं। और अब तो एक वेबसाइट भी बन गई है झूठ की गूंज, राहुल गांधी की महानता का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये भी खबर आई है कि आज बेंगलोर में यूथ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है उस वेबसाइट के खिलाफ, और जबकि वो वेबसाइट खासी लोकप्रिय हो रही है। उसमें राहुल गांधी के एक-एक झूठ का जवाब दिया गया है, और शायद खबर ये है कि ओवर 73% ऑफ द assertions made by राहुल गांधी आर टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। तो ये नैरेटिव वॉर है, देखिए। और यूपी का जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक कोई ना कोई खुराफात, कोई ना कोई नई साजिश, जो आपका इंडी अलायंस है या जो पंच मक्कार हैं, इनके द्वारा होती रहेगी। इसमें कोई कमी आने की संभावना मुझे जी। जी, तो अब वापस चलते हैं हम अवनीश जी के पास। तो अवनीश जी, आप कुछ तो कह रहे थे कॉकरोच के बारे में, लेकिन वो आप कंप्लीट कर लेंगे। मेरा प्रश्न उसके बाद ये आएगा कि साहब ये बीजेपी आईटी सेल को क्या हुआ है? च्यवनप्राश किस ब्रांड का खिलाया गया है इनको? रसोइया बदला है। अच्छा। और जब रसोइया बदला है तो साहब की कोठी के किचन से नए पकवान आ रहे हैं, और ये बड़ा स्वाभाविक है। ये दो तरीके के चलते हो सकता है सर, बड़ा स्वाभाविक है। हाथ बदल गया तो निश्चित तौर पर स्वाद बदल जाएगा व्यंजन का, भोजन का। वही चाय दूसरा हाथ बनाएगा, वही सब्जी दूसरा हाथ बनाएगी। एक तो ये होगा। दूसरा, जब नया रसोईया आ जाएगा तो वो प्रभावित करने के लिए साहब के किचन से नए नए कुछ अंदाज निकालेगा। ये तो हल्की फुल्की बात थी। निश्चित तौर पर जो आईटी टीम इनकी बदली है, जो उनके तमाम कारकुन बदले हैं, तो उसका असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो चेंज है, जिस तरीके से मीमबाजी हो रही है, और एक स्टेट का ट्विटर हैंडल कुछ बहुत रोचक तरीके से चीजों को आगे रख रहा है, फिर दूसरे स्टेट का हैंडल बीजेपी का भाई को कैसे भूल गए, ये फ्लेवर जेनजी की तरफ जा रहा है। ये जेनजी को एड्रेस करना और एक नया ये फ्लेवर। और आप देखें, जब प्रधानमंत्री इंस्टा पर उतर के रील बना रहे हैं, तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, मोदी को मौका मत दो भाई। मोदी को मौका दोगे, वो आदमी सीख लेगा, और सीखने के बाद तुम्हारे ऊपर भी उसका प्रयोग करेगा, और फिर तुमको कायदे से वहीं निपट लेगा। तुम इंस्टाग्राम से पैदा हुए थे, काकरोचों की बात कर रहा हूं, तुम्हें उसी प्लेटफॉर्म पे जाके केवल 2 वीडियो, एक दूसरा थैंक्स गिविंग का, वो पहला, उसके बाद तीसरा चौथा तो छोड़ दीजिए, लेकिन उस आदमी ने तुम्हारा खेल वहीं पर जाके बिगाड़ गए। तो ऐसे व्यक्ति को तुम, जो उसका स्पेसिफिक डोमेन है पॉलिटिक्स और इलेक्शन, वहां पर जाके तुम चैलेंज करो, तो ये तो होगा नहीं। एक चीज बड़ा साफ है सर, जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कल भाऊ तोरसेकर सर से बात किया, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा सर ये बताइए, बरसात के मौसम में बारिश हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो तब ये सवाल हम लोग पूछते हैं कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश को होना चाहिए। लेकिन वही बरसात अगर बारिश के मौसम के अलावा किसी मौसम में हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि भाई साहब ये बारिश क्यों हो गई। भाई मोदी को हटाना है ना, रिजिम चेंज तुमको मोदी को करना है ना। मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो तुम, शाह का इस्तीफा मांग रहे हो तुम, तो भाई साहब मोदी का चुनाव तो 2029 में है, 6 महीने पहले से गर्म करना। और अब तो चुनाव लड़ने का पूरा प्रकृति और मैकेनिज्म बदल गया। हम लोग छोटे थे तो कभी सुना करते थे, आप दोनों अनुभवी यहां बताएंगे, कि नेता के लिए कहा जाता था कि भाई देखो, विधायक बनना है तो पहले 5 साल, एक इलेक्शन पहले से अपने फील्ड में लगे रहो, अपनी विधानसभा में लगे रहो। बदल गया वो पैटर्न आज के बदले समय में। आज यह नेताओं को नुकसान कर जाता है कि जो
4-5 साल अपनी फील्ड में काम करते हैं। जरा लोग बात करें, जो लोग पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं। अब पैटर्न पूरी तरह चेंज हुआ। नेता ये कहता है कि भैया ऐसा है, 4-5 साल पहले से लगेंगे, फिर कोई 6 महीने ठीक चुनाव के पहले कोई आएगा, वो पूरी महफिल लूट ले जाएगा, हमारा समय भी बर्बाद होगा, हमारी शक्ति भी बर्बाद होगी, हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। और हकीकत यही है, 6 महीने पहले फील्ड में उतरते हैं नेता। आधे जो टिकट वाले होते हैं वो टिकट के पीछे सारी शक्तियां झोंकते हैं। तुम 2029 में मोदी को निपटा देना भाई, तो तुम अभी क्यों शुरू हुए हो? ये साफ बताता है कि मोदी केवल बहाना है, असली निशाना योगी पे है। क्यों है? उसकी भी वजह है। हम राष्ट्रवादी कहते हैं कि नहीं नहीं हो गया भाई, चाय वाले से अब नहीं हो पा रहा है, बार बार इनके घुटने, जैसे वाजपेयी जी को भी हम लोग लास्ट में कहना शुरू कर दिए थे कि घुटने खराब हो गए, बड़ा कुनबा लेके चलते हैं एनडीए का। लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है कि जो एक ट्रैक बन रहा है राष्ट्रवादी सत्ता का, वो 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव तो हो चुका, 4था, 5वां, 6ठा चुनाव भी जाएगा और फिर रिप्लेसमेंट भी आएगा, तय समय पर आएगा। कब आएगा कब नहीं आएगा ये हमारे जैसे अदने व्यक्ति के क्षेत्र का काम नहीं है, हमारे बहस के, हमारे बूते के बाहर है। वो तो जिनको करना होगा करेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि ये चाय वाले के बाद ये गाय वाला तैयार हो रहा है। और इसके लिए देखिए आप कंपोनेंट्स कितने जुटाए गए हैं, सिर्फ काकरोच नहीं है। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं जानता हूं कि मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं उनका सबका सम्मान करूंगा, लेकिन आप केवल काकरोच जनता पार्टी नाम का एक विषैला गिरोह ही नहीं पैदा किया गया है। अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सफाई बने घूम रहे हैं। पूरे भारत और सकल ग्लोब में इनको गाय केवल उत्तर प्रदेश में बचानी, और वह भी एक जमे हुए नेता जो कि प्योर पॉलिटिक्स करता है, उसके अंदाज में योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर से इनको गौ की यात्रा शुरू करनी है और वहां ले जाके खत्म करनी है। साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, आप भगवा वेशी सन्यासी हैं, आप तो किसी सपाई से भी 4 गुना आगे, किसी बसपाई, किसी कांग्रेसी से भी 4 गुना आगे ये अपनी पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं, जहां आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर से शुरू करते हैं और वहां जाके आप अपनी रैली खत्म करने वाले। एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, जैसा कि अभी भट्ट सर ने कहा, यूजीसी से बड़ी नाराजगी है। कल भी भट्ट सर ने परसों बताया था, वो पार्टी कौन सी है सर? परमानेंट नाराज पार्टी, बीएनपी। परमानेंटली नाराज पार्टी। हाँ, यूजीसी पर बिल्कुल क्लियर है, वही 12 वाली कांग्रेस की चल रही है, उसके बावजूद भी वह कौन सी क्रांति बैठी हुई है जो आप कहते हो कि हमारी सरकार है, हमने उनको तीसरी बार चुना हुआ है, वही सरकार कोर्ट में भी अभी जाके कह देती है कि चलिए हम रिव्यू करते हैं। अरे भाई देखो तो रिव्यू के बाद क्या आएगा, फिर उतर जाना सड़क पर। लेकिन नहीं, ये दूसरा कंपोनेंट। ये तीसरा कंपोनेंट सीजेपी के बाद। उसके अलावा आप देखिए किस तरह की चीजें, SC ST एक्ट, ठीक है, वह एक विशेष वर्ग की नाराजगी है और निश्चित तौर पर है, उसका दुरुपयोग होता है। एक से एक सेंसिटिव कानून इस देश में बने और किसका दुरुपयोग नहीं होता है, लेकिन उससे निपटने के और भी तरीके हैं, लेकिन उसको भी बिना मौसम इसी समय खड़ा किया गया है। इसके अलावा आरक्षण का रिव्यू, चलिए साहब ठीक है, पहले आपने एंटी आरक्षण कराया, फिर उसके बाद विवेक आया और यह बात समझ में आई। निश्चित तौर पर मैं इसका सम्मान करता हूं, यह सकारात्मक चीज थी और यह अच्छी बात है भाई कि आप आरक्षण पर विमर्श करिए, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये सड़क पर उतर के हल्ला दंगा करके और मोदी परकोटे से निकल के आएंगे कोई प्रधानमंत्री और कह देंगे आरक्षण आज से खत्म, ऐसे नहीं होगा। और लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा और अब आरक्षण समीक्षा की बात की जा रही है। तो अभी बिहार चुनाव के ठीक इसके पहले वाले चुनाव में मोहन भागवत ने यही तो कहा था, आरक्षण समीक्षा। और दूसरी तरफ अभी सन्नाटे में है कि भैया अखिलेश यादव को इतनी सीटें 24 में कैसे मिल गई, महाराष्ट्र में सीटें बीजेपी की कैसे कम हो गई। तो राहुल गांधी का वो फरेब कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब भारतनाट्यम करने के लिए उतरी हुई है? उनका पार्टी है भाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार उनको देश ने जिताया है, वो चौथी बार फिर जीतने के लिए लड़ेंगे, 5वीं बार लड़ेंगे। एक पार्टी का काम ही होता है, नेता का काम ही। लोग कहते हैं कि मोदी और शाह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे मोदी और शाह? चूरन बेचेंगे, संगीत बजाएंगे या रसोइये का काम करेंगे? उनका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स करेंगे ही।
27 के लिए ये सारा ताना बाना एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है। हर एक ऐसी नेगेटिविटी के पीछे कोई न कोई हैंडलर है, निश्चित तौर पर हैंडलर है। और मैं एक चीज बड़ी विनम्रता से कहता हूं, किसी भी इस तरह के सामाजिक परिवर्तन वाले प्रावधानों को, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एसटी-एससी एक्ट हो, चाहे आरक्षण की पुनर्समीक्षा हो, यह सारी चीजों पर एक प्रतिनिधिमंडल या जो भी लोग इसके लिए फील्ड में उतर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आंदोलनों की धरती है। अभी मैं आज सुबह एक वीडियो सुन रहा था जिसमें अमित भाई शाह जो है कहीं कह रहे थे कि मेरा तो काम ही आंदोलनों से निपटना है। जब मैं गुजरात में मंत्री था तो वहां भी गृह मंत्री बनाया गया, मुझे वहां भी निपटता रहा, यहां भी निपटता रहा। लेकिन क्या सत्ता के अतिरिक्त आप मोदी को हटा देंगे? सबक सिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, सिखा दीजिए। कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आएगी ना। ऐसे सभी आंदोलनकारियों को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जरा अन्य पार्टियों से भी यह बात कीजिए ना कि SC/ST एक्ट हटा दोगे क्या? आरक्षण समीक्षा पर उनकी क्या राय है, कांग्रेस की क्या राय है? राहुल गांधी से कोई प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं मिलता? सवाल यह है कि 29 अभी बहुत दूर है। दरअसल निशाना योगी है, बहाना मोदी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ सिंक्रोनाइज की जा रही हैं और राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये टाइमिंग ही इस शक को बहुत पुख्ता करती है कि ये पूरे तरह से एक आंदोलनों की झड़ी सजाने और इसके पीछे एक पूरी टूलकिट काम कर रही है। और ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे किसी भी प्रयास को कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम, सपा, ये तो निश्चित तौर पर आके इनको बैक करेंगे। तो आप चाहे यति नरसिम्हा राव, मैं नाम लेने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। योगी के लिए इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अभी मुक्तेश्वरानंद, योगी के लिए इतनी भद्दी भद्दी गालियां, उसके बाद आप तमाम तरह के इस तरह के प्रायोजन कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये पूरा सजरा सजाया गया है 2027 के लिए। योगी निशाने पर है, मोदी तो बहाना है, क्योंकि मोदी के नाम ये यश है कि वो विरोधियों की भी गाली सुनते हैं और अपने समर्थकों की भी गाली सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिरला ऐसा कोई नेता होगा, मैंने तो नहीं देखा, जो अपने समर्थकों के भी निशाने पर इतना तगड़ा रहता है, इतना सॉलिड तरीके से रहता है। तो 29 में जब मोदी आएगा, उसका चुनाव आएगा, तो देख लीजिएगा। जी जी। एक अनुष्ठान कल और हुआ है दिल्ली में, इंडिया टुडे टीवी चैनल पे जो आया है सर्वे, उसमें योगी को बहुत पीछे दिखाया गया। कल का इंडिया टुडे का जो सर्वे है देशमुख का, और बीजेपी की सीटें कुल दिखाई है 265, अभी भी बीजेपी मेजोरिटी से पीछे है। हाँ, वो नेशनल, खैर अब देशमुख जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। MOTN का उनका जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देख लें, वो करते हैं, वो दूसरा ट्रैकिंग करते हैं, वो ट्रैकर है उनका, हम उनको ट्रैक करते हैं। और हमने यही पाया है कि वो उनके जो अनुमान होते हैं वो लगभग बिल्कुल ही गलत होते हैं। जब उन्होंने 280 बताया तो 240 आई। जब 2014 से देख लीजिए ना, 2014 से देख लीजिए, राष्ट्रवादियों के ही चुनाव अनुमान हमेशा सही रहते हैं। सेक्टर 16 छाप मीडिया का एक भी अनुमान अगर सही रहा हो तो बता दे कोई। बंगाल के बारे में देख लीजिए, 2014 में उन्होंने 140 या 150 बताई थी तो 282 आई, फिर 240 बताई थी तो 303 आई, फिर उन्होंने 280 बताई तो 240 आ गई। तो वो कभी भी सही नहीं हुए, इसलिए उनकी तो मैं विशेष चिंता नहीं करता हूँ। बीजेपी महाराष्ट्र में भी ठीक है, यूपी में स्थिति खराब है। साहब ये बताएं, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो कांग्रेस के विरोध में बोलने लगे, तो हमारे टीपू अंकल को, टीपू भैया को कैसे ये होगा? टीपू भैया ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दिया है, 40-40 हजार रुपए देंगे वो। अब तो योगी जी कैसे फेस करेंगे? देखिए, जिस दिन ये योजना की घोषणा की जा रही थी तो उसका नाम बिल्कुल जो है, ये कहा जाता है कि वो राष्ट्रवादी हिंदी में था, और डिम्पल जी जब उसकी घोषणा कर रही थी तो वो समृद्धि पढ़ नहीं पा रही थी, इतनी कठिन हिंदी में था। महिला सम्मान समृद्धि दीदी दीदी योजना वो बता रही थी।
तो अब ये है। लेकिन अब बीजेपी जो है डिलीवरी में इतना आगे जा चुकी है कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं, बीजेपी इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडिंग। अगर आपने इस वर्ष फरवरी से लेके जब बजट पेश हुआ था, तब से लेके आज मैं अगर कहूँ कि पिछले 7 महीनों में, 8 महीनों में यूपी गवर्नमेंट बाकायदा एक-एक ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रही है कि कोई भी जो है गैप ना रह जाए, कहीं कोई कसर ना रहे। जैसे बड़ी संख्या में ऐसे-ऐसे लोगों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की कैशलेस योजना का लाभ दिया गया है, जो जो यदि अगर अगर हाई कोर्ट भी जाते, तो शायद उनको वहाँ से राहत नहीं मिलती। जैसे प्राइवेट जो इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनके जो जो अनएडेड है, जिनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, उनके भी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को इ इ इस सुविधा का लाभ दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो सरकार ने कल अभी लैपटॉप की टैबलेट की घोषणा की है और अंडर ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कूटी की घोषणा की है, तो भाई सरकार कहीं से वल्नरेबल है। सरकार जो है अपने 9 साल पूरे करने के बाद एकाएक ये आकर्षक भेंट की योजना क्यों अनाउंस कर रही है? टेक्निकली ये बात सही हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि पीएम ने हमेशा फ्रीबीज़ के खिलाफ बोला है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इन सारी योजनाओं को बिना किसी एडिशनल बर्डन, बिना एडिशनल बोरोइंग के अपना जो जो उसका प्रेज़ेंट जो रिसोर्स पोज़ीशन है, उस इन सारी योजनाओं को अपने साधनों से फाइनेंस करने में सक्षम है। यूपी की स्थिति पंजाब नहीं है, बंगाल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, इवन महाराष्ट्र से बेहतर है। और यूपी में और यूपी लगातार 5 सालों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जिसका सीधा अर्थ ये होता है सरकार की टोटल आय फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस इंक्लूडिंग बोरोइंग इज मोर देन इट्स टोटल लायबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर्स। तो उसके बाद भी सरकार के पास पैसा बचता है। और अगर इन योजनाओं को फंड करने के लिए 10, 15, 20 हज़ार करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग करने की भी ज़रूरत है, वो आराम से हो जाएगी। तो यूपी में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और हर सेक्टर को जो-जो सुविधाएँ दी जा सकती हैं, वो दी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री ने घोषणा और कर दी है कि चुनाव के पहले अगले 6 महीनों में 1 लाख छात्रों को नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी 1 लाख युवाओं को। तो अब ये सारी बातों को काउंटर करना समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। और इसी हताशा में, इसी डेस्परेशन में जो उनका बयान आया है जयंत चौधरी के खिलाफ, ₹54 वाला। अब वो एक नई कास्ट फॉल्ट लाइन क्रिएट करना चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, विशेष करके मेरठ और सहारनपुर मंडल में जाट और गुर्जर के बीच में। उनको ये मालूम है कि आरएलडी से उनका अलायंस 2022 में था, इस बार तो होना नहीं है, तो जाट वोट तो उनके पास आएगा नहीं, तो केवल ये तो मुस्लिम वोट के बल पर सीटें नहीं निकल वो सकती जो हैं। उन्होंने भट्ट साहब, तो वो जो जी, चवन्नी वाली बात है, वो क्या है? वही है कि जाट गुर्जर की नई फॉल्ट लाइन पैदा करो। और जो उनका प्रवक्ता दाढ़ी वाला जो भाटी है, जो टीवी चैनलों पे रोज आता है, वो भी आजकल गाली दे रहा है कि वो मदन मोहन मालवीय के बारे में उसने बहुत ही हेटफुल बयान दिया है कि वो जो है छुआछूत वाले थे। और जबकि मदन मोहन मालवीय जी ने खुद मेस में बैठ करके जगजीवन राम को भोजन कराया था और उनके साथ खाना खाया था। तो वो मदन मोहन मालवीय को भी जो है जातिवादी बता रहा है। और ब्राह्मणों के बारे में वो लगातार कंट्रोवर्शियल कमेंट दे चुका है, आपको पता ही है। तो वो नेताओं को किसी जाति से प्रेम या घृणा नहीं होती है। वो केवल अपने वोटों के कैलकुलेशन के आधार पे बयान देते हैं कि अब इससे जाट और गुर्जरों में जो है इससे नया अब लठ चलेंगे, तो कम से कम गुर्जरों का, मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका उनको वोट मिलेगा। जो उनका जो पीडीए है, वो स्टार्ट ही नहीं होता है। वो चाहे उसमें कितना भी जो है करंट मेरे डालो, लिए बैटरी थोड़ा-सा डालो। एक मिनट रोकूँगा आपको। तो इस जाटों को अगर वो चवन्नी वाला कहेंगे कि मतलब जयंत चौधरी को कह देंगे कि साहब की चवन्नी थी, मैंने उसका रुपया बना दिया, उसके बाद भी वो चले गए। जाटों में इसका लेके रोष है, तो इससे वो गुर्जर की फॉल्ट लाइन कैसे बन जाएगी? गुजर उनके साथ आएगा ना, उनको लग रहा है। ये उनका कैलकुलेशन है। जो राकेश भाटी ने जो जो उनको फ़ॉर्मूला सुझाया है
कि अगर हम जाटों से लड़ेंगे तो हम जो है तो गुर्जर हमारे साथ आ सकता है। ये और एक इकरा हसन जो है जाट जो गुर्जर मुस्लिम है, वो उनकी एमपी भी है कैराना से। जो मुनव्वर हसन जो थे और उसी इलाके के एमपी रह चुके हैं हुकुम सिंह। जाट वहां पे गुर्जर दोनों बड़ी संख्या में, गुर्जर मुसलमान भी हैं और गुर्जर हिंदू भी हैं। इकरा हसन जो इस समय एमपी है, वो गुर्जर है। तो गुर्जरों को साथ लाने की कवायद के चलते अखिलेश यादव ने ये जो है कंट्रोवर्शियल बयान दिया है जयंत चौधरी के बारे में। जो उनका पी है, कभी वो पिछड़ा है, कभी वो पंडित हो जाता है। योगी जी ने कहा अभी देखो ये पाकिस्तान भी हो जाएगा। तो उससे जो है वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने बीजेपी का नाम बदल दिया। बीजेपी का माने उन्होंने बता दिया भाग जाओ पाकिस्तान। तो इस तरह के एक्रोनिम की जो राजनीति वो कर रहे हैं, उससे जो है वो कहीं ठोस उनको रास्ता मिल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी को वही वोट मिलेगा जो उनको मिलता आया है। मुसलमान का वोट मिलेगा, यादव का वोट मिलेगा, लेकिन जो 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 बीजेपी का अभियान चल रहा है पिछले 2013 से, कि जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी जो जादू की राजनीति है, कि एक नारा दिया और एक जात के लोग इकट्ठा हो गए, भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम, सीएम, पीएम तीनों अपने होंगे, या तिलक तराजू और तलवार। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बल पर जो आसान तरीका था वोटर के मोबिलाइजेशन का, उसको बीजेपी ने पिछले 12 सालों में अपनी समावेशी इंक्लूसिव राजनीति से बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुजन समाज पार्टी का एक ही विधायक था, उसका भी हाल में अभी देहांत हो गया इसी अगस्त में। समाजवादी पार्टी के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या ये? तो इसलिए बार-बार ये आरक्षण ले आते हैं, कभी जो है और वो लगातार जो है जनसंख्या की जो कास्ट सेंसस की जो बात ये उठाते हैं, उसमें केवल ये बात लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ों का हक मारने की साजिश हो रही है, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। जब एसआईआर हो रहा था चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तब भी ये बात लगातार कही कि साहब बताइए पीडीए के एम्प्लॉइज को जो है इस काम में नहीं लगाया जा रहा है, जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं या दलित हैं या जो अल्पसंख्यक हैं। सत्तर साहब तो ये ये लगा तो तो कास्ट ही सब कुछ है समाजवादी एक पार्टी का। सेकंड ये जो पी है इसकी तो डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है। जी। पी कभी नहीं, पिछड़ा है, कभी आजकल पंडित पंडित हैं, है? आजकल पंडित हाँ, योगी जी ने कहा कि ये भी पाकिस्तान भी हो सकता है। उन्होंने कह दिया ना कि ये पाकिस्तान भी हो सकता है। और प्लस जो जून में अयोध्या के मंदिर में जो चढ़ावे के संबंधी जो विवाद हुआ था, तो जो समाजवादी पार्टी ने 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद से लेकर के मंदिर का 2019 में उसका शिलान्यास, जनवरी 2024 में उसका निर्माण पूरा होना, उद्घाटन होना और नवंबर 2025 में उसके निर्माण का पूर्ण होने की घोषणा और ध्वजारोहण होना। इन 40 सालों में क्या कभी समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने या कांग्रेस ने भगवान राम के बारे में, अयोध्या के बारे में और या राम मंदिर के बारे में क्या कभी एक सकारात्मक बात कही है 40 सालों में? और आज यही अखिलेश यादव जो है मौसमी हिंदू बनना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब जो है यह और बहुत ही भद्दी भाषा का बोलते हैं चंदा चोरी। अरे चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को आता है, मंदिर में चंदा नहीं आता है। मंदिर में ऑफरिंग है, चढ़ावा है, लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है वो। लोग अपने मन से चाहे जहां से दें, लेकिन मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जाएंगे या गुरु के स्थान में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो जो है ऑफरिंग करते हैं, उसको आप चंदा बता रहे हैं। और फिर जो उन्होंने जो एक अश्लील प्रहसन किया पप्पू यादव ने संसद के परिसर में, कि भगवा पहन के बैठ गए और एक डब्बा लेके बैठे हुए थे, उस पे दान पाठ लिखा हुआ था, भगवान राम की का जो चित्र था वो जमीन पे पड़ा हुआ था। तो हर तरीके से ये जो है इन्होंने उसका उपहास किया है। और जो कमी रह गई थी, तो जो विलियम जोन्स जो 18th सेंचुरी में जो मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करके दे गया था, उसको राहुल गांधी ने पूरा पढ़ दिया वहां पूना में। तो ये इनका तमाशा हो रहा है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा, ये जून जुलाई अगस्त तो ये सीजनल हिंदू बने रहे, अब ये मनुस्मृति पे खामोश हो गए हैं।
तो इनका अल्टीमेटली इन्होंने ज़ीरो इन कहाँ किया है? किसको टारगेट कर रहे हैं? तो इस पे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और ओवैसी ने भी कल वार्निंग दे दी है, अभी समय है अलायंस कर लो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। ओवैसी ने कल ही बयान दिया है हैदराबाद में। और ये और ओवैसी से अलायंस होने का सवाल नहीं है और ओवैसी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 2 से 3,000 वोट तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काटेगा ही, इनका इतना तो तय है। उसमें कोई शंका नहीं है और वो अब की बार और यूपी के लगभग हर जिले में उसकी इकाई जिले में बन चुकी है और वो इनके लिए परेशानी पैदा करेगा। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनौती बनी हुई है। अब की बार बहन जी ने तय कर लिया है कि पूरी ताकत दमखम से चुनाव लड़ना है और ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति अब नहीं है जो 2007 में थी, कमजोर हो गई है, फिर भी उसके पास 12% वोट तो है ना। तो अगर कैंडिडेट्स का चुनाव ठीक-ठाक बहन जी कर लेती हैं, तो बीएसपी का कैंडिडेट भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 12,000 वोट तो पाने की स्थिति में है और बहुत जगह बेहतर भी स्थिति में रहेगा। और जो कांशीराम ने आज से 40 साल पहले कहा था कि पहला चुनाव हम लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो अब इसके आधार पे आप देखिए कि सपा-बसपा कहाँ खड़ी है। तो हर जगह रिसीविंग एंड पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द डोमिनेंट नैरेटिव दैट डिसाइड्स द मूड ऑफ द वोटर्स, नॉट एनीथिंग एल्स। ये स्कूटी और ये टैबलेट और ये कंप्यूटर ये सब पीछे हो जाता है। नैरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बीजेपी को सबक लेना चाहिए 2024 से। जी। जी। अवनीश जी, 2 बातें हैं। जी, मैं एक छोटी-सी चीज़ अगर आप कुछ पूछें तो ठीक है सर, वरना मैं एक छोटी-सी चीज़ बस ऐड हाँ, करना चाहता था। पहले बता दें फिर। अखिलेश यादव की दिक्कत एक और भी है और 2 चीज़ें और भी हैं। सर देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है और ऐसी पार्टियाँ जो कि खाने, खिलवाने, कमाने यानी खूब खाओ, हमको भी खिलाओ, उस नीति पर चलती हैं, उनके साथ एक दिक्कत भी होती है। अखिलेश यादव अगर यह चुनाव 10 साल उनके हो चुके, 10 साल से उन्होंने जिन हर एक ब्लॉक में, हर एक शहर में, हर एक तहसील में ठेके, पट्टे और इन तमाम तरीकों से उन्होंने लोगों को, अपने लोगों को पैसे कमवाए। आपको हर एक तालुका में, हर एक तहसील से सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद जूते, सफेद बड़ी गाड़ी, उसमें 10 लोग भरे हुए और भैया भाभी जिंदाबाद, भैया भाभी जिंदाबाद। अखिलेश यादव ने करोड़ों करोड़ों रुपए खड़ा करके हर एक जगह पूरे प्रदेश में चंटू यादव, बंटू यादव, नीलू यादव, पप्पू यादव, इस तरह के युवा समाजवादी नेता उनके हिसाब से खड़े किए हैं। लेकिन 10 साल हो गए सत्ता से बाहर, अब उनके पैसे चुक रहे हैं। अब वो भैया और भाभी जिंदाबाद कहते हुए हर समय विक्रमादित्य मार्ग पर नहीं पहुंच जाते, जो पिछले चुनाव में पहुंच गए थे, उससे पिछले चुनाव में पहुंच जाते थे। 10 साल बहुत होता है। अखिलेश यादव यह जानते हैं कि अब उनके लोगों के पैसे सूख रहे हैं, जो करोड़ों कमाए उन्होंने कमवाए थे। दूसरी चीज और, बाबा शुरुआत में तो हुआ 2017 से लेके 3-1 सालों तक वही सिस्टम समाजवादियों का घुसा रहा, ठेके में, पट्टे में, सब तरह से। इसकी बड़ी आलोचना भी हुई कि सरकार बदल गई, ठेके पट्टे वही कर रहे हैं, सारे काम वही कर रहे हैं, पुलिस के साथ बैठ के दलाली वही कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के दौरान उनके बेहद अच्छे संबंध बन गए थे। लेकिन 3-1 साल के बाद पिछले 7 साल में बाबा ने उस पर भी कड़ी लगाम लगाई है। तो रखा हुआ पैसा कब तक चलेगा? और रखा हुआ पैसा, अब उनको ये पता है कि भैया ये तो सत्ता की निरंतरता आगे बढ़ती जा रही है, क्या पता तीसरी बार बाबा रिपीट हो जाए। वो बड़े कड़ा दिल करके, और यहाँ बाबा तो तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वह भी हताशा अखिलेश यादव के साथ है। हर एक जगह आपको कार्यकर्ता चाहिए, उत्साह चाहिए कार्यकर्ताओं का। इसलिए आप अगर देख रहे हैं तो इनका पीडीए जो बार बार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका कारण यही है। इनके पास केवल और केवल भैया भाभी जिंदाबाद बोलने वाले इनके अपने जाति के लोग हैं, जो इनको अपना रिश्तेदार मानते हैं, अपना अभिभावक मानते हैं, घर मानते हैं। तो वो तो किसी हाल में रहेंगे। ये एक बड़ी निराशा है इनके साथ। और आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, कितना भी ये कर लें, ये जानते हैं कि बाबा रिपीट हो रहा है।
और ये हताशा इनके साथ दिख रही है। और 5 साल अगर समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रही तो 15 साल बिना सत्ता के समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाती हैं सर। बहुजन समाज पार्टी फिर भी बची है 12% वोट शेयर के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक उसका अपना बेस वोट है। और बहन जी जिस तरीके से उन्होंने बिसात शुरू कर दी है, आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश, और भट्ट सर ने भी कहा कि कुछ एक इलाके हैं जहां मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। मध्य उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। यहाँ चिल्लू पार जहां से पंडित हरशंकर तिवारी कभी चुनाव लड़ा करते थे, राजेश त्रिपाठी जहां से अब चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के लिए यानी बसपा के लिए बड़ी उर्वरक जमीन रही है वो। राजेश त्रिपाठी बसपा से एक बार वहां चुनाव लड़े और जीते और मंत्री भी बने थे। लेकिन यहाँ पर भाजपा की एक नेता हैं, उनको भाजपा ने 2-3 बार से कहा कि टिकट देंगे, नहीं दिया। बसपा ज्वाइन करा लिया बहन जी ने और उनका अनाउंस कर दिया। आप सोचिए, उनका कोऑर्डिनेटर अनाउंस कर चुका परसों कि ये चुनाव लड़ेंगी। तो 10-12 हजार वोटों का हर सीट पर। और तीसरा एक डेवलपमेंट यहाँ पर है, ओवैसी ने अभी कहा कि हमसे अलायंस कर लो वरना देर हो जाएगी। हम सबको बिहार याद करना चाहिए। बिहार में भी ओवैसी ने तेजस्वी से और लालू से चिहाड़ मचाई थी कि हमसे अलायंस कर दो, कर लो हमसे अलायंस, लेकिन भगा दिया गया था और मिलने का समय भी लालू ने नहीं दिया था। कारण ये कि अगर मुसलमान इनसे हट गए तो फिर वही हो जाएगा, तो फिर ओवैसी के पास मुसलमान चला गया तो इनके पास क्या बचेगा। लेकिन एक नया त्रिकोण का डेवलपमेंट भी है भट्ट सर, मैं बताऊं आपको, पीस पार्टी डॉक्टर अयूब वाली, जिसका भी काडर प्रदेश के काफी मुस्लिम बहुल जितनी भी सीटें हैं वहां तो है ही है। तो ये ओवैसी, पीस पार्टी और 2-3 और मजलिस जैसी पार्टियां जो कि चुनाव राजनीति में हैं उत्तर प्रदेश में, उनका एक छोटा सा अलायंस भी बन रहा है। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा जो आभास जो है वो बंगाल चुनाव में जो एक अलग से क्रिएट हुआ था, एक गठबंधन जिसमें बहुत कोई सॉलिड गठबंधन नहीं था लेकिन फिर भी एक था। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अखिलेश यादव के लिए बड़ा खतरा है। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ की डिलीवरी वाली पॉलिटिक्स। और जो सबसे बड़ी चीज है सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी उत्तर प्रदेश की चलती गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। यह बात अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है जी। बस इतना ही। आप बस एक नारा एक भूल चीज गए और पूछा था, समाजवादी पार्टी का। एक मिनट, आप कंप्लीट कर लीजिए, मेरा एक प्रश्न और है बस। नहीं, एक नारा भूल गए अवनीश जी की जो 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 समाजवादी पार्टी में बहुत लोकप्रिय था, जय 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 अखिलेश, ये जवानी है कुर्बान भैया तेरे नाम। ये नारा इस समय जो है फिर से नहीं धीमे लग धीमे रहा लगने लगा है। सर, लखनऊ में लगा है पैसे लेकिन बहुत कम ज्यादा हो गए हैं। लखनऊ हाँ पहुंचने में गाड़ियों में तेल लगता है सर। विक्रमादित्य मार्ग 500 मीटर का तो है ही है, वहां गाड़ियां भर जाती थी। और पिछले चुनाव में आपको याद होगा, अखिलेश यादव खिड़की खोलते तो कहते थे बस बस जीत गए चुनाव, क्या कौन है योगी, हटाओ इसको। अच्छा, एक प्रश्न बस ये है कि क्या सितंबर में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण पास हो जाएगा? सर देखिए, एक ही आधार में कह सकता हूं, लोकसभा का संसद का सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए एडजर्न हो गया, लेकिन अभी तक सत्र का 17वां नहीं किया गया है, प्रोरोग नहीं किया गया है। और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जब भी सत्र होता है विधानसभा या संसद का, तो सत्र के 17वां की घोषणा की जाती है कि ये सत्र अब समाप्त हो गया। अब उसके बाद यदि दूसरा सत्र अगर सरकार बुलाना चाहती है, तो कैबिनेट से प्रस्ताव अप्रूवल के बाद मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है सदस्यों को। लेकिन अगर आपने संसद का ये वर्तमान सत्र अगर 17वां नहीं किया है, तो सरकार 24 घंटे के नोटिस पर 2 दिन का या 3 दिन का एक ब्रीफ सेशन कन्वीन कर सकती है। और कल ही आज के अखबारों में छपा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र में लिखा है कि आप बताइए कि आपने अभी तक संसद के सत्र का 17वां क्यों नहीं किया। उनमें बहुत चिंता है इस बात को लेकर के। और जो कल खबर आई थी कि राहुल गांधी, खड़गे का पत्र है खड़गे ना? ने पत्र लिखा है ये। राहुल गांधी कल चेन्नई जाने वाले थे स्टालिन से मिलने, शायद उनको समय अभी तक नहीं दिया गया है, अभी शायद वो गए नहीं है।
तो वो जाने वाले हैं। और तमिलनाडु में नया अभियान चल रहा है कि हमारा जो ये जोसेफ विजय जो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर है, ये देश का अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये एक वहाँ नया अभियान शुरू हो गया है, तो इससे भी स्टालिन परेशान है। तो राहुल गांधी का चेन्नई जाना, शरद पवार का प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली आके मिलना और टीएमसी के 20 एमपी अलग हो जाना, और फिर बीच में खबर आई कि वो कुछ घर वापसी करना चाहते हैं, तो इस ये सारी घटनाक्रम इसी बात का संकेत है कि सरकार अब तक 2/3 बहुमत के लिए जिस दिन आश्वस्त हो जाएगी, स्पेशल सेशन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगला महीना बहुत व्यस्त है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कजाकिस्तान, एससीओ की समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है। फिर 13-14 को जो है आपका ब्रिक्स की मीटिंग है, उसमें तमाम देशों के करीब उसके 5 मूल मेंबर हैं, अब शायद टोटल मेंबर 11 हो गए हैं। तो 11 है। अगला महीना तो बहुत बहुत व्यस्त है। तो सदन का सत्र 17 ना किया जाना इस बात का सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि ये डिलिमिटेशन बिल के जरिए लोकसभा की सीटों में महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए सरकार बिल्कुल एकदम एडमांड है, कमिटेड है, बस अवसर की तलाश हो रही है। और अगर सरकार को ये नहीं करना होता, तो 13 अगस्त को सदन का लोकसभा राज्यसभा का सत्र समाप्त हो गया है और आज 28 अगस्त है। तो ये अब तक जो है 15 दिन तक प्रोरोग क्यों नहीं किया गया? अगर प्रोरोग हो गया होता, तब मैं कहता कि इस बिल के आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब तक प्रोरोग नहीं हुआ है, ये जो है तलवार झूल रही है, इट कैन हैपन एनी डे। जी। जी, आपके पास क्या समाचार है अवनीश जी? मैं भट्ट सर को ही रिपीट कर दूंगा, मैं भी यही कहता, ओके। क्योंकि ये कुछ तो है, क्योंकि ये इस तरीके का केजरीवाल वाली हरकत तो ये सरकार करेगी नहीं, ये उम्मीद तो है नहीं कि विधानसभा हमेशा वो सस्पेंड रखते थे और जब गरियाने का मूड होता था तो विधानसभा में घुस जाता था बंदा, तो उसने तो सालों साल नहीं किया 17 तो मुझे लगता है कि भट्ट सर का आकलन जो है वो इस बात पर बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि अगर उन्होंने सस्पेंड कर रखा है और उसको समाप्त घोषित नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। और मोटा भाई जिस तरीके से लास्ट टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट है। और भट्ट सर जो कह रहे हैं मैं उसी बात के साथ जाऊंगा कि जिस दिन इनको हो गया कि 2/3, क्योंकि दूसरा एम्बरेसमेंट ये नहीं, पहला एम्बरेसमेंट नहीं, हालांकि जिसको हम लोग एम्बरेसमेंट समझते हैं कि भाई हार गए, पहली बार हार गए, वो हो सकता है कि उन्होंने एक्सपोज किया, अब इसको भी कोई मास्टर स्ट्रोक आके बता देगा, लेकिन नहीं, ऐसा होता है, उन्होंने चेक किया कि क्या है, लेकिन एक्सपोज तो हुई कांग्रेस। अब भाजपाई ये तो हर जगह कहते हैं कि देखो देखो ये वही वाले हैं जो महिलाओं को महिला का अधिकार नहीं देते, और मोदी जी और जब इसको स्मैश इलेक्शन द के मोड में कहना, पेट्रियार्की, स्मैश द पेट्रियार्की। पेट्रियार्की को खत्म करने के लिए यही एक फोर्स दुनिया में आई है और इसको स्मैश कर रही है, और स्मैश माननीय करने का संजय सबसे जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल एक ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस को कम से कम साहस करके ये बताना चाहिए कि उसका बीजेपी के साथ पॉइंट ऑफ कंटेस्ट है क्या, किस मुद्दे पे उसका बीजेपी, क्योंकि वो साल में पिछले 12 साल से अधिक हो गया है, डेली दे कम आउट विद ए न्यू अब्यूज एंड ए फिल्दी लैंग्वेज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये नहीं बताते कि पॉइंट ऑफ कंटेस्ट है क्या। और मेरा स्पष्ट मत है कि है, बिल्कुल है ना, बता बीजेपी दिया एंड साफ साफ कि आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर पेट्रियार्कल है और ये लोग जो है वो बिल्कुल महिलाओं के नहीं नहीं नहीं, अब ये आपका अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत और जेएनयू के जो किनारे को आप अगर लोकसभा में कहेंगे, देन यू वोंट गेट एनी ऑडियंस। पहली बात तो पैट्रियार्की की स्पेलिंग बहुत ही कठिन है लोगों के समझ पाना, कि पैट्रियार्की होता क्या है। फिर उससे भी कठिन वर्ड वो यूज करते हैं, हायरार्की। तो लोग कहते हैं ये हायरार्की क्या होता है भाई, क्या कुछ किराए पे ले रहे हो क्या? तो ये सब कठिन अंग्रेजी वाले शब्दों से भारत की राजनीति नहीं हो सकती। और मैं मैंने जो बताऊं ये देखा कहाँ से है आया है? लास्ट, मैं जी, बताऊं ये कहाँ से आया है? ये पूरा भ्रामिक थॉट है। अरे मैं एग्जैक्ट जगह बता देता हूँ ना, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी, जी, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और ये है किताब, इट इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स जेम्स मिल। जेम्स मिल। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये क्या कहता है, हिंदूज को इसने डिफाइन किया है, हिंदूज
hierarchical, oppressive, women abusers, हम्म, effeminate, हम्म, inhuman, villainous, timid, weak, cowardly, हम्म। lazy, penurious, greedy, filthy, superstitious, and fatalistic. कुंदन सिंह की बुक मैंने डॉक्टर कुंदन सिंह की बुक डाउनलोड कर ली है। मैंने आप ही का प्रोग्राम देखा था उनका। तो साहब इसको जो है वो 100% आप जो है वो आखिरकार उनके पूर्वज हैं, अब वो इटालियन हैं तो हम्म, अंग्रेज उनके पूर्वज हैं, तो अपने पूर्वजों की बात को दोहराते रहते हैं अलग-अलग तरह से। जी। और सर जब जब जैसे जैसे मोदी सरकार का जो डीकोलोनाइजेशन कैंपेन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कांग्रेस से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो भी अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 98 के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप काम नहीं कर सकते। मिनिमम टेम्परेचर अब 102 है। इस पे काम कर सकते हो तो बताओ। ये स्थिति अब आ गई है। 98 पे काम नहीं कर सकते अब आप। गडकरी जी ये सड़कें तो बना सकते हैं, लेकिन वही। वो ठेकेदार तो हो सकते हैं, लेकिन वो मास लीडर नहीं हो सकते हैं। और कांग्रेस को ये बात याद रखनी चाहिए कि पिछले 10 लोकसभा चुनाव से उसको लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है। अंतिम बार उनको बहुमत मिला था 1984 में। इंदिरा 10 की लाश लोकसभा पे। में चुनाव में लगा 10 लोकसभा चुनाव में लगातार बहुमत ना मिलना कुछ कुछ बताता है। और अब तो ईवीएम आ गई है, वोट चोरी हो रही है अब तो अब आपको कहां से बहुमत मिलेगा? मैंने आज तक किसी भी विद्वान जो नोएडा का मीडिया ने इस बात को आज तक किसी ने नहीं कहा। 2012 में बीजेपी की सीटें यूपी विधानसभा में थी 47 और 14 में करीब 14-13 लोग लड़ गए असेंबली का इलेक्शन, उसमें सब लगभग जीत गए। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो सब सीटें बीजेपी हार गई। 5 साल में बीजेपी 47 से बढ़ के 300 पार कर गई, छलांग ऐसी मारी। जो जो जिस बीजेपी ने सारे मीडिया को खरीद रखा है, एक अखबार ने इस पे स्पेशल स्टोरी नहीं की, एक टीवी चैनल ने इस पे स्टोरी नहीं की। मैंने यूपी में बीजेपी के नेता से कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इन अखबारों से पैसा ब्याज सहित वापस ले लेता। पैसा वापस लीजिए आप। मैं 12 साल से सुन रहा हूँ कि आपने मीडिया को खरीद रखा है, लेकिन एक भी ढंग की खबर आपके बारे में कभी किसी अखबार में नहीं आती। कोई अखबार और अगर यूपी में 2027 में कांग्रेस 50 सीटें ले आए, तो वॉशिंगटन पोस्ट का, फाइनेंशियल टाइम्स का एडिटर लंदन और वॉशिंगटन से आके सीधे लखनऊ गिरेगा। ये है ताकत अभी भी ये है एंटी बीजेपी जो नैरेटिव है। मोहन भागवत के सर न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है? वो जो जिहादी जौहर ममदानी है, वो 14 अगस्त को पाकिस्तान डे के समय के सेलिब्रेशन में पाकिस्तान कॉन्सुलेट में गया था। लेकिन वो कहता है कि मैं इंडियन हूँ, मेरी माँ मेरे मेरे रिश्तेदार अभी भी इंडिया में हैं। वो 15 अगस्त को इंडिया डे सेलिब्रेशन में तो नहीं आया। अगर वो इंडियन है तो और वो है कौन? और आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो आदमी मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी है दिमाग से, जो उसकी हरकतें हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई भी नेता दाढ़ी नहीं रखता। मुस्लिम ब्रदरहुड के सारे नेता कोट टाई में रहते हैं हमेशा, चाहे इजिप्ट हो चाहे इराक हो। वो लोग मुल्लाओं की तरह काम नहीं करते। और कितनी घृणा है अब्राहमिक रिलीजन को हिंदुओं से, आप देखिए। ये सामने आ गई है इस समय न्यूयॉर्क में। और राहुल गांधी उसके भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी। जी। तो आइए अब आज की चर्चा आप समाप्त करते हैं। समय हो गया है। आप दोनों महानुभावों को, वीरेंद्र नाथ जी को और अवनीश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम। वंदे जय मातरम। जय श्री राम।